नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। श्री मोदी अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर खादी उत्सव को संबोधित करेंगे। उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक दलों के मुफ्त उपहार देने के वायदे के मामले को 3 न्यायाधीशों की पीठ को सौंपा। न्यायालय ने इस पर चर्चा के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने और सर्वदलीय बैठक बुलाने को कहा। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित कल प्रधान न्यायाधीश का पदभार संभालेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में तंजानिया के रक्षा मंत्री डॉक्टर स्टार गोमेना लॉरेंस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। झारखंड के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ लाभ के पद मामले में निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट पर कानूनी सलाह मांगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, पिछले 8 वर्षों में देश की इस्पात उत्पादन क्षमता 50% बढ़कर 15.5 करोड़ टन प्रतिवर्ष हुई। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी ने BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। श्री मोदी कल शाम अहमदाबाद में साबरमती नदी तट पर खादी उत्सव को संबोधित करेंगे और रविवार सुबह भुज में स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन भी करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। अपनी यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित खादी उत्सव में भाग लेंगे और बुनकरों को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में हजारों बुनकर एक साथ चरखा बुनेंगे। अगले दिन प्रधानमंत्री कच्छ में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और भूमि पूजन करेंगे, जिसमें से एक स्मृतिवन मेमोरियल है जो भुज के पास भुजियो पहाड़ी के ऊपर 2001 के गुजरात भूकंपों के पीड़ितों की याद में बनाया गया स्मारक है। प्रधानमंत्री भुज के कच्छ विश्वविद्यालय में एक जाहिर सभा को भी संबोधित करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर के महात्मा मंदिर में मारुति सुजुकी द्वारा आयोजित एक समारोह की अध्यक्षता करेंगे, जो भारत में मारुति सुजुकी के 40 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक दलों के मुफ्त उपहार के वायदे के मुद्दे पर चर्चा के लिए विशेषज्ञ समिति बनाने और सर्वदलीय बैठक बुलाने को कहा है। याचिका में चुनाव प्रचार के दौरान उपहार देने के वायदे करने वाले राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा ने कहा कि इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि निर्वाचक लोकतंत्र में संपूर्ण शक्ति निर्वाचकों के पास निहित है। मतदाता ही राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के बारे में निर्णय लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इसी तरह के मामले में 2013 के निर्णय पर पुनर्विचार की याचिका पर 3 न्यायाधीशों की पीठ फैसला करेगी। इस निर्णय में कहा गया था कि चुनाव के दौरान टेलीविजन या लैपटॉप उपहार के रूप में देने की घोषणा भ्रष्टाचार नहीं है और ये जन कल्याण के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। एक रिपोर्ट। उच्चतम न्यायालय ने आज से मुकदमों की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की शुरुआत की है। पहली बार लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए न्यायालय की कार्यवाही सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा के कार्यकाल के अंतिम दिन ये व्यवस्था की गई। वे आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित कल प्रधान न्यायाधीश का पदभार संभालेंगे। वे 8 नवम्बर को सेवानिवृत्त होंगे। प्रधान न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल 3 महीने से भी कम समय का होगा। समाचार कक्ष से मैं कनकलता। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राहत देते हुए उन पर मुकदमा चलाने की याचिका खारिज कर दी। ये मामला 2007 में भड़काऊ भाषण देने के आरोप से जुड़ा है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति CT रवि कुमार की पीठ ने ये फैसला सुनाया।
याचिका में आरोप लगाया गया था कि योगी आदित्यनाथ ने 27 जनवरी 2007 को गोरखपुर में बैठक के दौरान हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भड़काऊ भाषण दिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में तंजानिया की रक्षा और राष्ट्र सेवा मंत्री डॉक्टर स्टेरगोमेना लॉरेंस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक के बाद श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा और सैन्य सहयोग को प्रोत्साहन देने की असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले दशकों में भी भारत तंजानिया साझेदारी प्रगाढ़ होती रहेगी। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया रक्षा संबंधों के सभी आयामों की समीक्षा की। श्री सिंह ने कहा कि भारत और तंजानिया के समान रणनीतिक हित हैं। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में तंजानिया की रक्षा और राष्ट्रीय सेवा मंत्री डॉक्टर स्टेरगोमेना लॉरेंस का स्वागत किया। उन्होंने तीनों सेनाओं के गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। उन्होंने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर स्टेरगोमेना हैदराबाद भी जाएंगी। वे भारतीय रक्षा उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगी। उनका मेदक में आयुध कारखाने और हैदराबाद में भारत डायनामिक्स लिमिटेड और जिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड भी जाने का कार्यक्रम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अमेरिका की वित्त उपमंत्री वैली एडेमो से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने वैश्विक आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र के मुद्दों पर विचार विमर्श किया। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट संदेश में बताया है कि बैठक में 2023 में भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता के साथ साथ भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत करने तथा सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा की गई। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और स्वीडन की LFV एयर नेविगेशन सर्विसेज ने स्मार्ट उड्डयन तकनीकी अनुसंधान के लिए समझौता किया है। इस समझौते के तहत दोनों कंपनी नई पीढ़ी की टिकाऊ विमानन प्रौद्योगिकी विकसित और संचालित करेंगी। इस समझौते पर आज नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए। नागर विमानन मंत्रालय ने बताया है कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच विमानन क्षेत्र से जुड़े ज्ञान, विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो सकेगा। इससे भारतीय कंपनियों को स्वीडन के नवाचार और विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए वृद्धि करने में मदद मिलेगी। भारत और बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की 38वीं बैठक कल नई दिल्ली में हुई। मंत्री स्तरीय बैठक में दोनों पक्षों ने कुशियारा नदी के अंतरिम जल बंटवारे पर समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया। दोनों पक्षों ने अक्टूबर 2019 के समझौता ज्ञापन के अनुसार त्रिपुरा के सबरूम शहर की पेयजल जरूरतों को पूरा करने के लिए फेनी नदी के जलग्रहण स्थल और उसके डिजाइन को अंतिम रूप देने का भी स्वागत किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ, 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। कॉम्पिटिशन की तैयारी करे परीक्षार्थियों के लिए आकाशवाणी के न्यूज सर्विस डिवीजन का प्रोग्राम है अभ्यास। इस बार का विषय है एंथ्रोपोलॉजी और आप अपने सवाल इस विषय पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9289094044 पर या फिर ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। इसका जवाब आपको मिलेगा शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आपके सवाल का हम करेंगे इंतजार। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देख रहे हैं, पर हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। निकल पड़े
स्वाधीनता के पथ भाले, स्वतंत्रता संग्राम की सुनी अनसुनी कहानियों के साथ स्वराज, हर रविवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ लाभ के पद मामले में निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट पर कानूनी सलाह मांगी है। उधर मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनको निर्वाचन आयोग से विधायक के रूप में अयोग्य ठहराने के संबंध में किसी तरह की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। एक रिपोर्ट। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस वर्ष फरवरी के महीने में राज्यपाल रमेश बैस से संपर्क कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ लाभ के पद के मामले में अपने नाम पर पत्थर खनन पट्टा प्राप्त करने की शिकायत करते हुए याचिका दायर की थी। याचिका के तहत जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का स्पष्ट उल्लंघन नजर आ रहा है। भाजपा सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने इस मामले में राज्यपाल से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विधायक के रूप में अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। राज्यपाल रमेश बैस ने तब संविधान के अनुच्छेद 192 के तहत चुनाव आयोग से सलाह मांगी थी। चुनाव आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले पर अपनी राय राजभवन को भेज दी है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। निर्वाचन आयोग ने लाभ के पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री पर लगे आरोपों के संबंध में अपने फैसले के बारे में राज्यपाल रमेश बैस को अवगत करा दिया है। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने कल नई दिल्ली में कहा कि इस मामले में सिफारिशें सीलबंद लिफाफे में भेज दी गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यपाल से मुख्यमंत्री श्री सोरेन के लाभ के पद पर रहते हुए 2021 में खनन मंत्री के रूप में स्वयं ही खनन पट्टे आवंटन करने की शिकायत की थी। ये मामला निर्वाचन आयोग को जांच के लिए भेजा गया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि यदि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विधायक के रूप में अयोग्य ठहराया जाता है तो वो उच्चतम न्यायालय जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निवास पर यूपीए के विधायकों की बैठक संपन्न हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलमगीर आलम ने कहा है कि हमें अपने विधायकों पर पूरा विश्वास है और वे सब रांची में बने रहेंगे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता ने कहा कि गठबंधन मजबूत है। राज्यपाल के फैसले के बाद सभी विधायकों की बैठक आज शाम को फिर होगी। इस बीच प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि कांग्रेस के विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के निर्णय के साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने राज्य के सभी विधायकों के गठबंधन का समर्थन करने का निर्देश दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने आज कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता सहित सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे पत्र में श्री आजाद ने कहा कि उन्होंने भारी मन से कांग्रेस के साथ 5 दशक पुराने संबंधों को तोड़ने का फैसला किया है। श्री आजाद ने कहा कि पार्टी नेतृत्व को भारत जोड़ो अभियान से पहले पार्टी जोड़ो अभियान चलाना चाहिए था। बिहार में आज राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ विधायक अवध बिहारी चौधरी को सर्वसम्मति से राज्य विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। राज्य में बदले राजनीतिक परिदृश्य में विजय कुमार सिन्हा के इस्तीफे के बाद अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया था। सदस्यों को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने उनसे सदन की गरिमा बनाए रखने का अनुरोध किया। इसके बाद सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। अब आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। श्री मोदी अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर खादी उत्सव को संबोधित करेंगे। उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक दलों के मुफ्त उपहार देने के वायदे के मामले को 3 न्यायाधीशों की पीठ को सौंपा। न्यायालय ने इस पर चर्चा के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने और सर्वदलीय बैठक बुलाने को कहा। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित कल मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभालेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में तंजानिया की रक्षा मंत्री डॉक्टर स्टेरगोमिना लॉरेंस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। झारखंड के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ लाभ के पद मामले में निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट पर कानूनी सलाह मांगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, पिछले 8 वर्षों में देश की इस्पात उत्पादन क्षमता 50% बढ़कर 15.5 करोड़ टन प्रतिवर्ष हुई।
चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी की जोड़ी ने BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा। इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पिछले 8 वर्षों में इस्पात की उत्पादन क्षमता 50% बढ़कर 15 करोड़ 50 लाख टन प्रति वर्ष हो गई है। श्री सिंधिया ने आज नई दिल्ली में खनिज और धातु क्षेत्र में संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि 1 दशक पहले जो देश आयातक था वो आज निर्यातक भी बन गया है। श्री सिंधिया ने कहा कि खनिज और धातु क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं और आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज जॉली ग्रांट हवाई अड्डे से देहरादून और अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के बीच हेलीकॉप्टर सेवाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने इस सेवा को शुरू करने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार व्यक्त किया। श्री धामी ने कहा कि उड़ान योजना के तहत प्रदेश में चलाई जा रही हेली सेवाएं हवाई संपर्क बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इससे लोगों को सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को सभी सुविधाएं प्रदान की जाएं। श्री धामी ने कहा कि प्रदेश में हवाई संपर्क का और विस्तार किया जा रहा है। तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा आज नई दिल्ली पहुंचे। वे 3 साल बाद दिल्ली आए हैं। 1 महीने के लद्दाख प्रवास के बाद दलाई लामा आज लेह से दिल्ली पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली में 46 अध्यापकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। शिक्षा मंत्रालय का स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग प्रतिवर्ष सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय समारोह का आयोजन करता है। पुरस्कार के लिए शिक्षकों का चयन पूरी पारदर्शिता के साथ 3 चरणों में किया जाता है। दिल्ली विधानसभा की उपाध्यक्ष राखी बिरला ने पार्टी विधायकों द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर भाजपा विधायकों को विशेष सत्र के पूरे दिन के लिए बाहर कर दिया। विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बातचीत में विपक्ष के नेता रामवीर विधूड़ी ने कहा कि हम आबकारी नीति पर चर्चा की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम मनीष सिसोदिया की तत्काल गिरफ्तारी और उन्हें मंत्रिमंडल से हटाने की मांग को लेकर गांधी जी की प्रतिमा पर धरना दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के पास घोटाले और राजस्व के नुकसान पर पूछे गए हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं है। शिमला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 8वां संस्करण आज शिमला के गेटी थिएटर में शुरू हुआ। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि 3 दिन के इस महोत्सव में कुल 86 फिल्में दिखाई जाएंगी। इनमें देश विदेश के 50 निर्देशक भाग लेंगे। शिमला के गेटी थिएटर में आज से शुरू हो रहे 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ शिमला के दौरान अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी की 27 फिल्में, 34 भारतीय फिल्में, 4 हिमाचली फिल्में और 15 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्में दिखाई जाएंगी। फिल्म फेस्टिवल में 17 देशों की फिल्मों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। इनमें वृत्तचित्र, एनिमेशन, फीचर और लघु फिल्में शामिल है। फिल्म समारोह में निदेशालय फिल्म फेस्टिवल भारत सरकार से प्राप्त कुल 16 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्मों की भी स्क्रीनिंग की जाएगी। वहीं भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार पुणे द्वारा एक फिल्म प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी जो लोगों को फिल्म संबंधित जानकारी देगी। कांडा मॉडल सेंट्रल जेल में कैदियों को भी फिल्में दिखाई जाएंगी ताकि उन्हें सिनेमा के विभिन्न आयामों से रूबरू करवाया जा सके। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला की आज की कड़ी में 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की गाथा प्रस्तुत कर रहा है, जिसमें भारत को कूटनीति और सैन्य कौशल के बल पर विजय मिली थी। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला की आज की कड़ी में हम आपके लिए वर्ष 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की कहानी लेकर आए हैं। इस युद्ध को भारत की कूटनीति, रणनीति और सैन्य कौशल से जीता गया था। वर्ष 1971 बांग्लादेश मुक्ति संग्राम पाकिस्तान की सैन्य सरकार द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर दशकों के अत्याचारों और अधीनता को समाप्त करने के लिए भारत की सटीक सैन्य योजना और सैन्य कार्रवाई की एक गाथा है। युद्ध से तबाह हुए लाखों बंगाली नागरिकों की दुर्दशा ने दुनिया भर में आक्रोश और चिंता पैदा कर दी थी। भारत ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बांग्लादेशी राष्ट्रवादियों को पर्याप्त राजनयिक, आर्थिक और सैन्य सहायता प्रदान की थी। हम इस कोशिश में थे कि किसी न किसी तरह बांग्लादेश में शांति के रास्ते से
कोई वहाँ के प्रश्न सुलझाए जा सके और वहाँ की जनता पर जो अत्याचार हैं वो रुके, जिसमें शांति से वो लोग रह सकें और शांति से भारत की जनता भी रह सके और जो शरणार्थी हमारे देश में आए हैं वो वापस वहाँ पे जा सकें। हमने सारी दुनिया को ये बात बताई, लेकिन वो बुनियादी कारण को न देखते हुए दूसरी बातों में लगे। इस मुद्दे पर संसदीय चर्चा में तत्कालीन विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत सरकार के रुख का पूर्ण समर्थन किया था। अध्यक्ष जी, आप मुझे क्षमा करें, कोई ये न कहे कि मैं भावनाओं को उखाड़ना चाहता हूँ। युद्ध है, अगर सीमा पर आक्रमण है तो देश की जनता को युद्ध के प्रयत्नों में जोड़ना होगा। हम उन्माद पैदा न करें, मगर लोगों की देशभक्ति को जगाकर हर एक में ये भाव भरना होगा कि जो काम आप कर रहे हैं उसको ठीक तरह से करिए, मोर्चे पर खड़े रहिए। जवान सीमा के मोर्चे की चिंता करेंगे और हम घरेलू मोर्चे को संभालेंगे। किसी तरह का उपद्रव नहीं होने देंगे, किसी तरह की सांप्रदायिक अशांति पैदा नहीं होने देंगे। और अगर पाकिस्तान समझता है धोखे से हमला करके वो हमें गफलत में पकड़ सकता है तो ये पाकिस्तान की भूल है। दुनिया ने देख लिया हमलावर कौन है और अब हमलावर को हमारे जवान मुंह तोड़ उत्तर दे रहे हैं। हम आशा करते हैं कि इतिहास को बदलने की इस घड़ी का दायित्व जिनके हाथों में और प्रधानमंत्री इस संकट की घड़ी में देश को नेतृत्व देने के लिए सामने आ रही हैं। हम चाहते हैं ये देश विजयी हो और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम एक नए इतिहास का निर्माण करने में 3 दिसंबर 1971 को भारत इस युद्ध में उस समय शामिल हुआ था जब पाकिस्तान ने उत्तर भारत में बिना उकसावे के हवाई हमले किए थे। इसके बाद 2 मोर्चों पर भारत पाकिस्तान युद्ध लड़ा गया। पूर्वी मोर्चे पर भारतीय वायुसेना द्वारा वर्चस्व हासिल करने और भारतीय सेना के तेजी से आगे बढ़ने के बाद पाकिस्तान ने 16 दिसंबर 1971 को ढाका में आत्मसमर्पण कर दिया। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सैनिकों का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान भारतीय सेना के प्रमुख फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ थे। It was heartwarming to watch General Manekshaw, the Chief of Army Staff, bring a word of cheer to his wounded jawans who have just returned from Chamb and are now in a military hospital in New Delhi. ठीक है, कौन सी यूनिट है तेरी? फोर जाट। चम में लड़ाई किया, बहुत दुश्मन को मारा। शाबाश, जल्दी जल्दी तगड़ा हो जा, फिर जब मौका मिलूगा। कहाँ का रहने वाला तू? मेरठ का। शाबाश। क्या हो गया? गोली लग गया? कितनी? मुझे तो पहले 9 लगी थी, मैं भी देख तगड़ा हो गया, चीफ बन गया, तू भी बन जाएगा। शाबाश। आकाशवाणी ने 12 दिन तक चले इस युद्ध के दौरान एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। आकाशवाणी ने पाकिस्तानी सैनिकों के आत्मसमर्पण सहित इस युद्ध की हर घटना को कवर किया था। ये कार्यक्रम ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स पर, हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सुना जा सकता है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल सुनना न भूलें। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और दूसरे चैनलों पर 15 अगस्त से प्रतिदिन प्रसारित श्रृंखला आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। क्या आप वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। रविवार 28 अगस्त FM गोल्ड पर रात 9:30 बजे प्रसारित होने वाले हमारे कार्यक्रम का विषय है बुजुर्ग और पेंशन। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं। ये आकाशवाणी है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी की भारतीय जोड़ी ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में इतिहास रचा है। इस जोड़ी ने विश्व चैंपियनशिप के इतिहास में पदक पक्का कर लिया है।
उन्होंने विश्व की दूसरे नंबर की जोड़ी जापान के ताकुरो होकी और युगो कोबायाशी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। पुरुष एकल में एचएस प्रणॉय का अभियान समाप्त हो गया। उन्हें क्वार्टर फाइनल में चीन के जुनपेंग झाओ ने पराजित किया। अमरीका बांग्लादेश सहित क्षेत्र से रोहिंग्या शरणार्थियों की बस्ती बढ़ाएगा। इससे रोहिंग्या अमरीका में जीवन अच्छी तरह से बिता सकेंगे। अमरीकी विदेश विभाग की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि म्यांमार से रोहिंग्याओं को जबरन निकाले जाने के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह फैसला किया गया है। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमरीका स्वतंत्रता और समावेशी लोकतंत्र के लक्ष्य के अनुरूप रोहिंग्या और म्यांमार के लोगों का समर्थन जारी रखेगा। जनजातीय कार्य मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आश्वासन अभियान के तहत 68,000 से अधिक गांवों में 1 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की है। आश्वासन अभियान की शुरुआत 174 आदिवासी जिलों में तपेदिक यानी टीबी के सक्रिय रोगियों का पता लगाने के लिए महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में इस साल जनवरी में की गई थी। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 211 करोड़ 13 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 31 लाख से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 10,256 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। वर्तमान में 90,707 रोगियों का इलाज किया जा रहा है। कल 13,528 रोगी स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 98.61% है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर 1 महीने के बढ़ते संक्रमण के बाद मंकीपॉक्स के मामलों में पिछले सप्ताह 21% की गिरावट आई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि यूरोप में इसका असर धीरे धीरे कम हो रहा है। वहां प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों, व्यवहार परिवर्तन और टीकाकरण से इस फैसले को रोकने में मदद मिली है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 4 दिन तक वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों और कल से सोमवार तक पूरे राज्य में भारी वर्षा का अनुमान है। येलो अलर्ट को देखते हुए प्रशासन और राज्य आपदा मोचन बल को सतर्क कर दिया गया है। किसी भी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए सभी जरूरी तैयारियां कर ली गई हैं। संवेदनशील स्थलों पर रह रहे लोगों को भी सतर्क कर दिया गया है। और अब मौसम। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिन में तेज हवाएं चलेंगी। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर, जम्मू, लेह, मुजफ्फराबाद और गिलगित में कहीं कहीं हल्की और मध्यम और कहीं गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। दक्षिण में हैदराबाद में शाम या रात को वर्षा हो सकती है। बेंगलुरु में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। विशाखापत्तनम में भी गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गुवाहाटी और कोहिमा में भी हल्की वर्षा का अनुमान है। आइजोल, इम्फाल, गंगटोक और शिलंग में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और 1-2 बार वर्षा हो सकती है या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। ईटानगर में भी गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 2 दिन के गुजरात के दौरे पर जाएंगे। श्री मोदी अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर खादी उत्सव को संबोधित करेंगे। उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक दलों के मुफ्त उपहार देने के वायदे के मामले को 3 न्यायाधीशों की पीठ को सौंपा। न्यायालय ने इस पर चर्चा के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने और सर्वदलीय बैठक बुलाने को कहा। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित कल प्रधान न्यायाधीश का पदभार संभालेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में तंजानिया की रक्षा मंत्री डॉक्टर स्टार गोमेना लॉरेंस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। झारखंड के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ लाभ के पद मामले में निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट पर कानूनी सलाह मांगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, पिछले 8 वर्षों में देश की इस्पात उत्पादन क्षमता 50% बढ़कर 15.5 करोड़ टन प्रति वर्ष हुई।
चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी की जोड़ी ने BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।